चलो भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज बड़ा शानदार चैप्टर लेके आए हैं क्लास 11th का इक्विलिब्रियम। काफी सारे बच्चों को ये हार्ड भी लगता है, काफी सारे बच्चों को इजी लगता है, लेकिन बाबू ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में जो है कंप्लीट चैप्टर का एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, डायरेक्ट आपका एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा और बार बार लड़ता है। यहाँ हम लोग क्या किए हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं, और साथ में बाबू देख सकते हो आप, ये जो चैप्टर समझने के लिए जो थ्योरी रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, वो थ्योरी को पहले पढ़ाएंगे। क्योंकि काफी सारे जो बच्चे हैं शुरू से पढ़ता नहीं है, बोलता है फर्स्ट ईयर इधर रेस्ट ईयर, पढ़ा नहीं, जब एग्जाम आता है डायरेक्ट बेटा वो पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है, फिर उसको समझ में नहीं आने लगता है। इसीलिए सबसे पहले कुछ आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, बताएंगे, जो चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ेगा, 2-4 मिनट लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एकदम तहस नहस करने वाले हैं, पूरा धुआं धुआं करने वाले हैं। ये चैप्टर आज के बाद आपको काफी आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलो एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मेहनत इतना इरादा करो। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। और अगर कामयाब होना है जिंदगी में तो बेटा खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो। अपने सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है, एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह और महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है। ठीक है, तो चलो हम लोग तहस नहस करते हैं इस चैप्टर को। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, आपको सीट बेल्ट अपना बांध लेना है, हेडफोन लगा लेना है। ठीक है, और आपको एक कॉपी और कलम जरूर रखना है अपने साथ में, पानी भी रखना है, ताकि बीच में अगर आपका माथा दर्द करने लगे तो वीडियो पॉज करके पानी पी के नोट करके पढ़ना है। और सोच लो धुआं धुआं कर देंगे, जब तक इस चैप्टर को खत्म नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करोगे तो मंजिल तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो चलो बाबू, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं कुछ कंसेप्ट है, जैसे एसिड बेस थ्योरी। इसमें आपको पता होना बहुत जरूरी है। एसिड बेस के बारे में आप ठीक से नहीं जानोगे तो इस चैप्टर में हमेशा फंसोगे, समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग एसिड बेस थ्योरी को कवर करने वाले हैं। उसमें कुछ थ्योरी है, जैसे कि लेविस कंसेप्ट, लेविस थ्योरी। तो लेविस बाबू साहब एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने बोला कि एसिड किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। उसने बोल दिया कि एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर एंड बेसिस आर लोन पेयर डोनर। उसने बोल दिया कि वैसा मॉलिक्यूल, वैसा कंपाउंड, वैसा सबस्टेंस जो लोन पेयर को मतलब एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको बेस कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझो, आपका गांव मोहल्ला में भी काफी सारा लड़का लड़की होगा, उसका बिया शादी हो गया, फिर भी वो दूसरा को लाइन मारेगा। एक लड़का था, मान लो कि इसका एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ बिया हो गया। अब इसका बिया हो गया, भले इसका शादी बिया हो गया, 1 महीना 2 महीना खुश है, उसके बगल में, घर अगल बगल में या तो रिलेशन में एक देखा कि एक लड़की है। ठीक है, मान लो कि साली जी है, एक लड़की है, उसको देख लिया। अब अगर मनम हमेशा चिलचिल रहेगा कि यार उसको फंसा लेते हैं, ओकर से बात करते हैं, कितना सुंदर होता, कितना मजा आ जाता, तो समझो कि लड़का लेविस एसिड का काम कर रहा है। केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं लेविस एसिड। कहने का मतलब ये है मेरा बाबू कि बेटा ऑलरेडी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन और इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है। जिस तरह से लड़का एक शादी कर लिया था लेकिन और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तड़प रहा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ कुछ एलिमेंट होता है। जैसे देखो बोरॉन, बोरॉन जो है 3-3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेले, 3-3 गो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेले, लेकिन बोरॉन का दिल के कमरा अभी भी खाली है। बोरॉन सोचता है कि यार मेरे इस दिल के कमरा में और एक लोन पेयर आके अटैक हो जाता ना तो हमको बड़ा मजा आता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड मोलिक्यूल ऐसा सोचता है उसको हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो BCl3 के पास, आपका बोरॉन के पास p ऑर्बिटल वैकेंट होता है और यहाँ लोन पेयर लेने के लिए तड़प रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से बाबू आप देख सकते हो, जैसे कि आपके पास है AlCl3 अल्युमिनियम, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारा यूज होगा, 11 में 12 में परीक्षा में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो देखो जैसे आपके पास अल्युमिनियम है AlCl3, ध्यान से देखना AlCl3 है, अल्युमिनियम 3-3 को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, लेकिन क्लोरीन के दिल के कमरा अभी भी खाली है, इसके पास p ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है। अल्युमिनियम सोच रहा है कि मेरे दिल के कमरा में इस वैकेंट ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन आके डोनेट कर दे। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अब हम लोग समझ चुके हैं कि लेविस एसिड किसको कहेंगे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। जैसे AlCl3, जैसे BeCl3, AlCl3, BF3, Bi3, SnCl4, BeCl2, बहुत सारा मॉलिक्यूल है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसको लेविस एसिड करते हैं। और जो लोन पेयर को डोनेट करता है, जैसे उसको देखो, जैसे NH3 अमोनिया
OH माइनस, यहाँ वाटर, ये सब क्या करता है अपना लोन पेयर को डोनेट करता है। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लेविस एसिड में इसको बेस कहा गया है, और जो एक्सेप्ट करता है उसको एसिड कहा गया है। देखो बाबू बहुत सारा बचपन जो इसको भूल जाता है, लेकिन देखो ट्रिक्स याद रखना कि लेविस एक साइंटिस्ट है। लेविस क्या एक साइंटिस्ट है, लेविस एक थ्योरी दिया है, तो भैया ये थ्योरी दिया तो ऑटोमेटिक ये दिन रात पढ़ाई करता होगा, नया नया चीज को सोचता होगा, ये पढ़ता होगा। तो क्या हुआ कि अगर किताबा जो है नोट्सवा जो है एक लड़का को दे देले था, एक लड़का अगर नोट्सवा को ले गेल था, ओकरा उसका नाम था यमन, तो वही बोला कि अरे यमन बुक दो। लेविस क्या बोला, अरे यमन बुक दो, ठीक है। लेविस एक साइंटिस्ट है, तो क्या बोला कि अरे अमन बुक दो, ठीक है। तो अरे से याद रखना एसिड, अरे से याद रखना एसिड, अरे से क्या याद रखना बाबू एसिड, अरे से एसिड, और अमन से एक्सेप्टर। मतलब क्या कि एसिड एक्सेप्टर होता है, एसिड क्या होता है एक्सेप्टर। मतलब लेविस एसिड में एसिड किसका काम करता है एक्सेप्टर का। और बुक दो, बुक से याद रखना बी, बी से बुक, बी से बेस, बी से बुक और बी से बेस, दो, दो से डोनर, डी से डोनर, डी से दो, तो बुक दो माने बेस काम करता है डोनेट करने का, बेस क्या काम करता है डोनेट करने का। तो ये ट्रिक को याद रखना कि लेविस थ्योरी में लेविस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि अरे यमन बुक दो, क्या बोला अरे यमन बुक दो। मतलब लेविस थ्योरी में अरे से याद रखना एसिड, अमन से एक्सेप्ट, मतलब एसिड जो है एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को। उसके बाद बुक दो, बुक से याद रखना बेस, और दो से डोनेट, मतलब बेस हमेशा डोनेट करने का काम करेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत जरूरत पड़ने वाला है 11 एज वेल एज 12, और आपका 11 में परीक्षा भी आने वाला बाबू। उसके बाद दूसरा लेविस एसिड बेस थ्योरी जो दिया था वो साइंटिस्ट था आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस बाबू साहब क्या बोला समझो कि एसिड किसको कहेंगे, एनी सबस्टांस, माने कोई भी सबस्टांस व्हिच प्रोड्यूस H+ व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब हम किसी भी सबस्टांस को पदार्थ को पानी में डाल देते हैं और पानी में अगर घोलने के बाद अगर H+ आयन दे रहा है तो हमको उसको एसिड बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो HCl, जब आप HCl को पानी में डालोगे तो ये H+ देगा, तो इसको हम एसिड बोल देंगे। उसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको अगर पानी में डालोगे तो H+ आयन देगा, तो इसको एसिड कह दिया। तो ये किसने कहा था आर्हेनियस। आर्हेनियस कहा कि किसी भी पदार्थ को पानी में डालोगे, पानी में डालने के बाद अगर H+ आयन दे रहा है तो उसको एसिड बोलेंगे। और बेस किसको बोलेंगे ध्यान से सुनो, एनी सबस्टांस व्हिच प्रोड्यूस OH- आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब हम कोई भी पदार्थ को पानी में डाल दें, पानी में डालने के बाद अगर बेटा OH- आयन को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर इसको पानी में डालोगे तो ये क्या देगा OH-, Na+OH-। देखो यहाँ पर OH- दे रहा है तो इसको बेस बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस, जब इसको आप पानी में डालोगे तो बेटा ये क्या देगा 2OH-। तो जो भी पानी में OH- देगा तो उसको बेस कहना है, और जो H+ देगा उसको एसिड कहना है। तो ऐसा किसका कहना था आर्हेनियस का कहना था, किसका कहना था आर्हेनियस का था। ये सब बातें जरूर याद रखना, परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है। और अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव को तहस नहस करने वाले हैं ना, वहां भी ये सब कंसेप्ट का काफी जरूरत पड़ेगा बाबू। चलो अगला जो है एसिड बेस समझाने के लिए आया था ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। कौन आया था ब्रोंस्टेड लोवरी। ये क्या बोला समझो कि एसिड किसको बोलेंगे कि वह सबस्टांस द सबस्टांस व्हिच कैन डोनेट, माने वह सबस्टांस जो H+ को डोनेट करता है टू अदर सबस्टांस, दूसरे सबस्टांस को। मतलब वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को H+ डोनेट करे उसको एसिड कहते हैं। और बेस किसको बोल दिया कि द सबस्टांस व्हिच कैन एक्सेप्ट, मतलब वह सबस्टांस जो H+ को एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं बेस कहते हैं। ऐसा कौन कहा था ब्रोंस्टेड कहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो HCl देखो HCl के पास H+ है, और पानी के पास भैया पानी के पास क्या है कि यहाँ से H+ निकला। ध्यान से देखना, प्यार से देखो, प्यार के निगाहों से देखो, प्यार हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ का जो H+ है ये जाके डोनेट कर दिया वाटर को, और वाटर को जब डोनेट किया तो ये बन गया आपका H3O+, और यहाँ से Cl आपका निकल गया। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि देखो HCl जो है H+ को डोनेट कर रहा है, तो इसको हम लोग एसिड बोल दिए, इसको हम लोग क्या बोल दिए एसिड। और पानी जो है H को मतलब एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको हम लोग बेस बोल दिए, क्या बोल दिए बेस। तो ये सब बात कह के चल गया था, ये सब बात तो बाबू पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से लड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग का आ गया भाई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो चैप्टर नंबर 6 है आपका, और ये चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले बताए थे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है।
इक्विलिब्रियम आपको समझाए थे बाबू, जो नहीं जानता एक बार समझ लो। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन, जैसे देखो N2, जैसे N2 मिलाएं प्लस 3H2 मिलाएं और ये बन गया 2NH3, अमोनिया गैस बन गया, NH3 गैस। अब इसमें क्या हुआ कि शुरू बार में जब हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएं, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएं तो क्या हुआ कि शुरू में NH3 का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था 0 था, लेकिन एक समय के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट कर करके अमोनिया बनाया, और एक समय के बाद क्या हुआ कि अब जो है रिएक्शन बैकवर्ड आने लगा, ठीक है, मतलब दोनों मिल के अमोनिया बना रहा है, लास्ट में अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हो रहा है। तो इस तरह से दोनों तरफ हो रहा है, दोनों तरफ ये रिएक्शन जा रहा है, आगे से पीछे से आगे भी जा रहा है, पीछे से आगे भी आ रहा है, और एक समय के बाद क्या हुआ कि दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो ऐसे कुछ चीजों को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। एक छोटा सा एग्जांपल से समझो, मान लो कि आपके पास एक तो घर के बगल में एक ड्राम है, ड्राम में पानी सनसना के भरल है, ध्यान देखना, प्यार से देखो बाबू। यहाँ क्या है कि सबसे पहले मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें पानी तुम भर दिया हचपचा के, एक बगल में इसमें पूरा पनिया जो है पूरा इसका गर्दनवा तक पूरा हचपचा के भरल है पूरा, ठीक है, पनिया इसमें सनसना के तुम भर दिया, और इसके बगल में एक और कंटेनर लिया जो पूरा मतलब खाली है। अब तेरे दिमाग में एक खुरापाती आया, खुरापाती ये आया, तुम सोचा कि यार इसको बीचा से भूर कर देते हैं। अब तुम क्या किया, इसको भूर कर दिया, और भूर करके लगा दिया बेटा पाइप। अब यहाँ से तुम पाइप लगा दिया। अब देखो ई डब्बा में पूरा पानी कम था, तो थोड़े देर इस डब्बा में पनिया हुद 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 गुद 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 पनिया यहाँ गिर गिर रहा, और पनिया गिरते 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 जब ये नलिया के बराबर में आ गया जहां तुम पाइपा सेट किए थे, उसके बाद क्या हुआ कि पनिया दुइयों के बराबर हो गया, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो ऐसे आप बोल सकते हो। फिजिक्स के अनुसार से अगर समझना है तो आप ऐसे समझो, फिजिक्स के अनुसार से तुम ऐसे भी समझ सकते हो। क्या कैसे समझ सकते हो, देखना ध्यान से। मान लो कि आपके पास एगो बॉक्स है या तो किताब है, चार गो लड़कन जो है स्कूलवा में एकदम प्रवचन कर रहा है, लड़ गया, ये सब लड़ गया। तुम समझो कि आपके पास एक बॉक्स है, तुम बेंच पर एक बॉक्स रख दिया। अब चार गो लड़का है जो चारों कोना में भंडर कोना में बैठ गया, एगो बैठ गया पूरब में, एगो बैठ गया बेटा पश्चिम में इधर, और एगो बैठ गया उत्तर में, ठीक है, और एक बैठ गया इधर दक्षिण में। चारों कोना बैठ के अब ये इधर से ठेल रहा है, ये F1 फोर्स लगा रहा है, तो ये बेटा जो है F2 फोर्स लगा रहा है। अब इधर से ये ठेल दिया तो F3 फोर्स लगा दिया, और इधर से ठेला तो F4। अब बताइए बक्सवा जो है आपका ये कहाँ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, बीच में फंस जाएगा। फोर्स तो चारों कन से लगा रहा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा है। तो समझो फिजिक्स के अनुसार से कि इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को आपको समझना है। अभी होली का सीजन है, और एग्जांपल लास्ट लेते हैं, उसके बाद देखना चैप्टर आसान लगने लगेगा। अभी होली का सीजन है, जोगिरा सारा रारा, अभी एकदम होली का गाना चल रहा होगा मार्केट में। समझो तुम किसी का मन में सवाल बनाया होगा कि यार इस बार होली में जो अपना साली को, अपना जीजा जी को, या फिर घर में अड़ोसी पड़ोसी देखा होगा, सोचा होगा कि एकरा हम पोत देंगे, अब बाल्टी ले जाएंगे एकदम पूरा हचहचा के इसको मुड़िए पर उधल देंगे रंगा हम। तुम मन में सोच के बैठा होगा। अब तुम क्या किया कि बल्टियम पूरा पानी लिया। अब बल्टियम पानी लिया, उसके बाद तुम हाथा में रंग लोगे, भुरभुरा दोगे बल्टियम, भुरभुर पनियम गिराओगे। तो जैसे पनियम अब डालोगे रंगा, तो क्या होगा, शुरू बार में जो रंगा है पानी से रिएक्शन करने लगेगा, धीरे धीरे लाल होने लगेगा, लाल होने लगेगा, और एक समय के बाद पूरी तरह से लाल हो गया। उसके बाद ना लाल हो रहा है ना चरक हो रहा है। तो समझो उस टाइम में क्या हुआ, पानी के बीच में रंगा के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। ना आप कलर में चेंज हो रहा है, ना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ना और कुछ हो रहा है, समझो इक्विलिब्रियम आ गया। बात समझा? तो इस तरह से बाबू को समझना है। और नहीं तो समझो कि तुम जो है चरक कलर का शर्ट पहनते होगे, व्हाइट कलर का शर्ट पहनते होगे, और व्हाइट कलर देखने में ठीक नहीं लगता, नील में डुबाता होगा, तो बाल्टी में तुम नील ले लिया। अब नीलवा लिया, बाल्टी में पानी लिया, नील ऊपर से 4-10 बूंद टनटना के गिराया। अब पनिया पहले क्या था, कलरलेस, जैसे नीला तुम डाला, देखा धीरे धीरे पनिया में फैलने लगा, मतलब समझो एकदम पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है। और एक समय के बाद पनिया जो है ब्लू कलर हो गया, और ब्लू कलर होके अब ना और ज्यादा ब्लू हो रहा है और ना फीका हो रहा है। तो समझो उस केस में इक्विलिब्रियम आ गया है, ना कलर में चेंज हो रहा है ना और कुछ हो रहा है, तो वहां इक्विलिब्रियम आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको इक्विलिब्रियम बहुत तरीका से समझाएं, ठीक है। तो अब आप लोग को इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट हो गया होगा बाबू क्लियर। अब चलो हम लोग क्वेश्चन को तहस नहस करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, बहुत बार परीक्षा में आया है। अकॉर्डिंग टू लेविस, बोल रहा है कि लेविस के अनुसार एसिड किसको हम लोग कहते हैं? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अभी आपको नहीं बोले कि लेविस एसिड आपको चिन्हना होगा, तो समझना कि तो घर के बगल में कोई लड़का बिया हो गया। अब बिया हो गया एक लड़की से, लेकिन वो लड़की के पास बिया हुआ है, लेकिन अभियो को दूसर लड़की को देखते हैं तो ये छटपटाने लगता है, सोचता ओकरा फंसा ले, तो अगर आप गर्लफ्रेंड बना लें, अगर से बिया हो जाता, मतलब बिया होने के बाद भी उसको और दूसरा से चाहत है,
तो समझो उसको लेविस एसिड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे AlCl3, अल्युमिनियम जो है बेटा, ये अल्युमिनियम 3 को क्लोरीन कैसे बॉन्ड बनाया है, एक दो नहीं 3 को। अभी अगर दिल के कमरा खाली है, सोच रहा है मेरा दिल के कमरा में वैकेंट p ऑर्बिटल में कोई और आ जाए, तो लेविस एसिड क्या है, तो लेविस एसिड अपना वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो ये जो होता है लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है लोन पेयर एक्सेप्टर, तो देखो यहाँ तो कहीं लोन पेयर तो एक्सेप्टर है तो नहीं, लेकिन लोन पेयर एक्सेप्टर नहीं है बाबू, तो देखो नीचे लिख दिए, इसीलिए आप लोग को लिख दिए कि कंफ्यूज मत होना। लेविस एसिड किसको कहेंगे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और लोन पेयर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं लिखा है कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर तो लिखा हुआ है, तो लेविस एसिड किसको बोलेंगे, जो लोन पेयर या तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और लेविस बेस किसको कहते हैं, अभी समझाएं कि जो लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अभी आपको ट्रिक दिए थे कि अरे यमन बुक दो, अरे यमन का मतलब हुआ या से अरे, अरे से ये से अरे, अरे और ये से अमन से एक्सेप्टर, माने एसिड जो होता है एक्सेप्टर होता है किसका, लोन पेयर का। और बुक दो, बुक से याद रखना बेस, और दो से डोनेट, मतलब बेस क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, तो आप समझ गया कि गणेश सर यहाँ तो लोन पेयर है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पेयर है। तो देखो एसिड किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो आंसर कहाँ है आपका, डी नंबर। देख रहे हो, अगर यही कंसेप्ट आपको नहीं देते हैं तो आप रटते रहते, अगर एग्जाम्पल से नहीं समझाते सब देखे तो आप पूरा रट रट के परेशान हो जाओगे। बाबू देखो वीडियो भले लंबा हो सकता है, लेकिन एक कंसेप्ट को पूरा तहस नहस करने वाले, धुआं करने वाले, पूरा समझाने वाले देसी भाषा में, पूरा एकदम देसी एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। जितना आपको फिल्म देखने में मजा नहीं आया होगा ना, वीडियो देख के मजा लगेगा। पूरा एकदम शायरी, मोटिवेशनल शायरी, पूरा सब चीज सुनाने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे दिया है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी बेस किसको कहते हैं। अभी आपको समझाएं कि बेस किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को या फिर लोन पेयर। अभी आपको सिखाएं कि भैया सबसे पहले बेस किसको कहते हैं, पहले सिखाएं कि एसिड किसको कहते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ACCEPT एक्सेप्ट। देखो ए से एसिड और ए से एक्सेप्ट, माने जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और अभी समझाएं बेस किसको कहते हैं, बेस उसको कहेंगे जो लोन पेयर को भैया डोनेट करेगा, लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो लोन पेयर तो लिखल नहीं है सर, लोन पेयर डोनेट, तो भैया लोन पेयर डोनेट नहीं लिखल है, तो लोन पेयर को अभी दूसरा नाम बताएं आपको कि लोन पेयर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लोन पेयर डोनेट मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, डोनेट माने डोनर। तो देख लो कहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, देखो सी नंबर, देख रहे हो। तो लेविस के अनुसार बेस किसको कहते हैं, बेस उसको कहते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करता है। ये बात को याद रखना, एग्जाम में इतने रहता है। देखो यहाँ दिया है स्पीशीज H+C, H+ को हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस बेस, लेविस एसिड, लेविस एसिड और बेस बोथ, नन ऑफ दीज। तो बाबू देखो सबसे पहले गौर से समझो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब हाइड्रोजन से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मैंने 1+ आ गया, तो अब हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका दिल का कमरा एकदम खाली है। तो दिल के कमरा जब खाली है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा अपना दिल के कमरा में, और जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को दिल के कमरा में लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो ये हो जाएगा लेविस एसिड। ठीक है, आगे देखो लेविस बेस OH- है। तुम जान रहे हो कि बेस का काम क्या है, डोनेट करना। बेस का काम क्या है, OH-, माइनस में माइनस, देखो OH- का अगर चित्र छापोगे बाबू तो यहाँ वो है H है, H में माइनस चार्ज है। देखो 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ लोन पेयर भी है, तो इसके पास देखो लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, और अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा लेविस बेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखो, पूछा है द स्पीशीज BCl3 इज, BCl3 क्या है, लेविस बेस, लेविस एसिड, नन ऑफ दिस। तो अभी आपको बताएं कि बोरॉन जो है भैया 3 को क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, लेकिन अभी भी इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, और इस वैकेंट p ऑर्बिटल में जो है ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है, सोचता है इसका दिल का कमरा खाली है, 3 को क्लोरीन को फंसा के रख ले, बॉन्ड बनेले है, सोच रहा है कि और कोई फंस जाता है, ये और आके मेरा दिल के कमरा में आ जाता है। तो जब भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड। तो ये आपका बनेगा लेविस एसिड। आगे देखो, यहाँ पूछा है पीएच ह्यूमन ब्लड्स, ह्यूमन मतलब आदमी का पीएच मान कितना होता है, ह्यूमन ब्लड्स माने आदमी का खून का पीएच मान कितना होता है। तो आदमी के
पीएच मान कितना होता है बाबू, ये होता है आपका 7.4। क्या होता है 7.4। देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ हम पीएच मान दे दिए हैं जो जनरल कंपटीशन में एज वेल एज 11 क्लास में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो आपको याद रखना कि वाटर का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 होता है, नींबू का पीएच मान जो है कितना होता है 2.4। अगर NaCl नमक जो घर में खाते हो, सोडियम क्लोराइड नमक, उसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अल्कोहल दारू शराब जो पीते हो ईयर बियर, उस समय लगभग कितना होता है 2.8। उसके बाद देखो यूरिन यानी कि मानव मूत्र पेशाब, ठीक है, पेशाब का कितना होता है 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में। उसके बाद टीयर का मतलब आंसू, जो आपके आंख से आंसू निकल रहा है, इसका पीएच मान कितना होता है 7.4। सी वाटर माने समुद्र का पानी कितना होता है 8.5। तो ये बातें को बाबू आपको याद रखना है। और कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है कि पीएच का डिस्कवरी किसने किया था, तो पीएच का डिस्कवरी किया था एसपीएल सोरेनसेन। कौन किया था एसपीएल सोरेनसेन। ये जनरल कंपटीशन में भी पूछ लेता है, 11 में भी पूछ सकता है। और इस कब किया था डिस्कवरी 1909 ईस्वी में। कब किया था 1909 ईस्वी में। और एक चीज और बताए थे आप लोग को, पीएच स्केल जब पढ़ा रहे थे बबुआ तो आपको ये बात को हम बताए थे कि एक चीज याद रखना कि जो पीएच का वैल्यू पीएच का वैल्यू कहां से कहां तक होता है 0 से लेकर 14 तक, ये बताए थे। अरे स्केलवम बोले थे कि भैया स्केलवम जो है अगर 7 वैल्यू है तो 7 पर होता है न्यूट्रल। 7 पर क्या होता है, अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अगर 7 से कम हो गया 7 से कम हो गया 7 से कम हो गया लेस जैसे आपका हो गया 7 से कम 6 5 4 3 2 1, अगर इस तरह से आ गया तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिड। क्या बोलते हैं एसिड। और अगर 7 से ज्यादा है, 7 से जैसे ज्यादा है जैसे 8 9 10 11 12 से लेकर 14 तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक। तो जैसे हम लोग दूर जाते हैं, जैसे हम लोग 7 से कम होते हैं, जैसे 6 5 4 3 2 1 इस तरह से आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। और जैसे इधर नंबर बढ़ता है जैसे 7 8 9 10 11 12, अगर इधर आपका नंबर बढ़ रहा है ज्यादा हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये सब आपको सिखाए थे। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 7 है। बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, अल्कलाइन यानी कि बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब हम लोग यहाँ पर देखो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग पानी में घुलाते हैं तो ये अमोनियम और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है क्लोराइड आयन में। अब देखो ये जो क्लोरीन है ध्यान से समझो, ये रिएक्शन कहाँ से आया समझो, रिएक्शन समझो फिर आपको प्यार हो जाएगा। आज के बाल कभी भूलोगे नहीं, एकदम ताबड़तोड़ तरीका से तहस नहस कर दोगे। देखो बाबू यहाँ जो NH4 है ये एक प्रकार का सॉल्ट है। और सॉल्ट किसके मिलने से बनता है, तुम देखा होगा 9वां 10वां पढ़ा होगा कि जब एसिड और बेस मिलता है, जब एसिड प्लस बेस मिलता है तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ आपका जो लिया गया था एक अमोनिया, एक सबसे पहले आपके पास लिया था HCl एसिड प्लस और यहाँ ले लिया गया था अमोनिया। और ये जब आपस में रिएक्शन किया तो यहाँ बन गया NH4 और Cl अमोनियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ जो एसिड लिया गया HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ बेस है, ये आपका बेस है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लिया था अमोनियम क्लोराइड। लेकिन देखो जब ये अमोनियम क्लोराइड को आप पानी में ब्रेकअप करवाया, पानी में डाला तो ये फिर से अमोनियम और इसमें टूट गया। अब ये जो Cl जो आया है ये कहाँ से आया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। ये जो Cl आया है वो कहाँ से आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है इसीलिए पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है इसीलिए पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जो आपके पास अमोनियम आयन जो बना है ये पानी के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस निकाल देता है और H3O प्लस निकाल देता है, ये एसिडिक बन जाता है। ठीक है, तो जब भी जहां भी फॉर्मेशन होगा H3O प्लस का वो एसिडिक इन नेचर होता है, इसीलिए आपका आंसर होगा एसिडिक। क्या आंसर होगा बेटा एसिडिक। तो ये बात को पता रखना, पूरा फुल एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, पूरा फुल एक्सप्लेन कैसे आया बता भी दिए, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन भी करते जाएंगे ताकि, और लिख इसीलिए दिए क्योंकि बोलेंगे ना तो भूल जाता है, लेकिन लिखला जब रहता है तो बचपन लिखता है कॉपी में और बाद में रिवीजन करता है, इसीलिए स्लाइड में आपको नोट करवा दिए ताकि स्क्रीनशॉट ले सको और कॉपी में नोट कर सको। बेटा देखो यहाँ पूछा है पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ऑफलाइन में जब पढ़ाए थे तब बताए थे कि भैया पीएच प्लस पीओएच अगर मिला दोगे तो इसका वैल्यू होता है इक्वल टू 14। कितना होता है 14। और एक फॉर्मूला और याद रखने के लिए बोले थे कि पीएच बराबर होता है माइनस लोग एच प्लस कंसंट्रेशन, या फिर बोले थे पीओएच का वैल्यू फॉर्मूला लिखना चाहते हो पीओएच बराबर माइनस लोग ओ एच माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है।
तो आपका आंसर अभी पूछा है कि भैया हम लोग का पीएच और पीओएच का किसके बराबर होता है, तो पीएच और पीओएच जो होता है 14 के बराबर होता है। ये फार्मूला सिखाए थे, मेरा जो ऑफलाइन बच्चा है उसको एकदम देसी अंदाज में पढ़ाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ पानी में डालल है, ठीक है। एक्वस माने पानी और उसमें कॉपर सल्फेट को डाला हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये कैसा होगा, अल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल और नॉट। तो देखो बाबू फिर से देखो, कॉपर सल्फेट को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे, पानी में डालोगे तो Cu+2 में टूटेगा, SO4 में टूटेगा, सल्फेट आयन में, ठीक है। अब ये जो सल्फेट आयन SO4 जो है ये कहाँ से आया है, ये आपका जो बाबू आया है SO4 जो आया है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, H2SO4 को। जब हम लोग H2SO4 को ब्रेकअप करवाते हैं, जब ये टूटता है, ब्रेकअप होता है, कैसे टूटता है, 2H प्लस प्लस HO4 में 2 को माइनस। तो देखो यहाँ पर जो आपका सल्फेट जो आया है, ये जो SO4 में -2 चार्ज जो लिया गया है, ये क्या है, ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, इसीलिए ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से लिया गया है इसीलिए पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो आपका यहाँ कॉपर में 2+ आयन टूटा है, कॉपर में जो 2+ आयन टूटा है, ये कॉपर जो है पानी के साथ रिएक्शन करके एक ठो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, CuH2O के होल 6 और 2 चार्ज। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में एकदम इसका नाम लिखने सिखाएंगे, बहुत मजा आएगा, प्यार हो जाएगा। एक ट्रिक से सिखाएंगे, लाओ चाचा लड्डू कह के, पूरा मजा आ जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जब कॉपर और पानी के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है जो ना, वो H+ आयन को पानी में रिलीज करता है, और H+ आयन को जो पानी में रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। इसीलिए इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। तो आंसर कहाँ है भैया, बी नंबर। देखो एक एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है बाबू। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन का होगा। फिर देखो जब भी एक्वस सॉल्यूशन पता करना है मतलब पानी में डालना है, तो देखो एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखो बाबू, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जब हम लोग Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में डालेंगे तो कैसे टूटेगा, 2Na+ और CO में टूट जाएगा। अब देखो जो Na+ जो है, ये जो Na+ है ये कहां से लिया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे NaOH से लिया गया, NaOH। अरे NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये Na+ में टूटता है ON- से। तो ये जो Na+ जो है भैया स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, इसीलिए ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेगा, अब जो आपका कार्बोनेट आयन जो बना है, CO जो आयन बना है, ये पानी के साथ रिएक्शन करके HCO3- बनेगा, ठीक है। और आपके बगल में जो है OH- देगा, क्या देगा, OH-। और जो भी OH- देता है पानी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर या फिर अल्कलाइन इन नेचर। तो आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर। पानी में OH दे रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, अल्कलाइन या फिर बेसिक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ ही जाता है, ठीक है। यहाँ पूछा है 4 एसिडिक सोल्यूशन, बोल रहा है कि एसिडिक सोल्यूशन के लिए पीएच का मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा या फिर लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होगा या फिर 7 से ज्यादा होगा। अभी आपको स्केलवा में सिखाएं बाबू, कि ये स्केलवा अपना दिमाग में भर लो, कि अभी बोले कि ये आपके पास स्केल जो है, स्केल इस तरह से है, इसमें आपका वैल्यू जो है क्या रहेगा, बीचम आपका रहेगा 7 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ रहेगा आपका 1 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 और 14। अभी आपको सिखाएं कि भैया ये बात याद रखना कि 7 पर जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल। अगर 7 से अगर तुम इस साइड में आ रहे हो, कम हो रहा है, तो इधर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर 8 से इस साइड में आ रहे हो, तो इधर क्या हो रहा है, आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग को क्या पूछा है कि एसिडिक क्या होगा, तो एसिडिक क्या हो रहा है, देखो 7 से जब हम लोग कम जा रहे हैं, देखो 7 में तो मेरा न्यूट्रल है, 7 में क्या है, न्यूट्रल। लेकिन देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ रहा है, जब हम लोग 7 से कम जा रहे हैं, तो हम लोग को वैल्यू देखना पड़ेगा कि 7 से कम कहाँ है, तो लेस देन 7, देखो बी में है लेस देन 7, तो आंसर आपका बी होगा। तो देखो कीप इन माइंड, ये बात को बाबू अपना दिमाग में रखना, परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाएगा। देखो पीएच का जो फार्मूला होता है, पीएच निकालने का फार्मूला क्या होता है, -log(10) H+ कंसेंट्रेशन। अगर पीओएच फॉर्म में निकालना चाहते हो तो हो जाएगा -log(10) OH- कंसेंट्रेशन।
और पीएच प्लस पीओएच जोड़ के इसका इक्वल कितना होता है वैल्यू 14। अभी देखो एक क्वेश्चन हल दिया भी था, अगर पीएच का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा, अगर पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक इन नेचर, अगर पीएच का मान 7 रख दोगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल। तो ये बातें बाबू आपको याद रखना है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलो अगला दिया क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ पीएच का वैल्यू दे दिया है 0.1 मोलरिटी, ठीक है NaOH, ठीक है, ये बोल रहा है किसके बराबर होगा, ए में दे दिया 13, बी में दिया 1.2, सी में दिया 1.5, इसमें देखो अभी आपको सिखाए थे कि यहाँ आपको निकालना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, तो पीएच का पूछ रहा है किसके बराबर होगा, पीएच का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि भैया H प्लस तो कंसेंट्रेशन दिया नहीं है और यहाँ बेस है, तो बेस कैसे टूटेगा, बेस टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। देखो ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है इसीलिए 100% ये डिसोसिएट करेगा, फुली डिसोसिएट करेगा, यानी ये प्लस में टूटेगा तो Na का वैल्यू हो जाएगा 0.1 मोलरिटी और ये भी जब 100% टूटेगा तो OH का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा -0.1 मोलरिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग वैल्यू मिल गया OH नेगेटिव का कितना मिल गया 0.1। अब हम लोग जानते हैं कि भैया हम लोग का फार्मूला होता है POH, अभी बताए थे POH माइनस लोग OH माइनस कंसंट्रेशन, इसके जगह हम OH रखोगे तो आपका हल करके आपका आंसर आएगा 1, ठीक है 1 जब आएगा तो अब हम लोग एसिड निकाल सकते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं फार्मूला पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो हम लोग को पीएच चाहिए तो पीओएच का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, आप क्या करेंगे इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो इसीलिए पीएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस पीओएच। अब 14 में देखो पीओएच का वैल्यू 1 था तो यहाँ 1 रख दिए, तो 14 में 1 घटाएं तो बन गया 13, तो आपका आंसर फाइनली हो जाएगा भैया 13, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हर एक बार आता है, हर परीक्षा में आता है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बाबू, यहाँ दिया है फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस, पूछ रहा है द फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ इसका कंजुगेट बेस का क्या फार्मूला होगा, ठीक है, द फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ स्पीशीज इसका कंजुगेट बेस का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, इसका पूछ लिया आपको कंजुगेट बेस। देखो बाबू यहाँ देखो कीप इन माइंड, इसको बात याद रखना, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बहुत आपको हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, और देखो यहाँ लिख भी दिए हिंदी में ताकि मेरा गांव देहात का जो बच्चा है जैक बोर्ड से यूपी बिहार झारखंड का जो बच्चा है वो तहस नहस कर पाए, ठीक है, और सीबीएसई वाला भी समझ जाएगा। जब कोई सबस्टांस H प्लस आयन छोड़ता है, जब कोई भी सबस्टांस H प्लस आयन को छोड़ देता है और जो बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस, सीधी बात नो बकवास, ठीक है। सबसे पहले कोई भी सबस्टांस है, अगर वो सबस्टांस H प्लस आयन को हटा दिया और H प्लस हटाने के बाद जो बचा उसी को बोला जाता है कंजुगेट बेस, आई होप समझ गए होंगे। जैसे देखो H2SO4, अगर H2SO4 अगर H प्लस आयन को हटा दिया, H प्लस आयन को हटा दिया तो क्या बचा HSO4 माइनस, तो इसी का नाम हो जाएगा कंजुगेट बेस, इसी का नाम क्या हो जाएगा कंजुगेट बेस। जैसे देखो HCl, अगर HCl अपना H प्लस को हटा दिया और हटाने के बाद क्या बचा Cl माइनस, तो यही बन जाएगा इसका कंजुगेट बेस। तो हम लोग को पूछा क्या कि भैया HCO3 का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि कंजुगेट बेस बनाने के लिए हम लोग को हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ दे दिया HCO3 माइनस, अगर तुम इसे हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा CO3 में पहले एक माइनस चार्ज था, एक और हटाएं तो -2 चार्ज आ गया, तो फाइनली आपका हो गया CO3 में कार्बोनेट, CO3 में -2 चार्ज। तो आंसर देख लो कहां पर है भैया, देखो कहां पर है जी, देखो यहाँ पर CO3 में -2 चार्ज, ठीक है। इस बात को याद रखना कि अगर कोई सबस्टांस से H प्लस हटा दो, अगर कोई सबस्टांस H प्लस को छोड़ देता है उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग कंजुगेट बेस कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दिया बाबू, द फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ NH4, NH4 जो है किसका कंजुगेट बेस है, ठीक है, NH4 किसका कंजुगेट बेस है। अभी बोले थे कि कंजुगेट बेस के लिए क्या करते हैं कि इससे हम लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं, क्या करते हैं हाइड्रोजन को हटा देते हैं, हाइड्रोजन जब हटा देंगे देखो इसका ब्रेकअप करवाओ, इसका ब्रेकअप करवाओ, अगर तुम ब्रेकअप करवाओगे बाबू NH4 प्लस का अगर ब्रेकअप करवाओगे तो ये कैसे ब्रेकअप होगा, ये ब्रेकअप होगा NH3 प्लस और H प्लस में, तो ये किसका बन रहा है देख लो, ये कंजुगेट बेस किसका बन रहा है NH3 का, तो आपका आंसर हो जाएगा NH3, ठीक है। कंसेप्ट आपको बता के आए इसलिए थोड़ा रफ्तार बढ़ेगा, अगर नहीं समझ पाते हो ना तो जहां बताएं उसको रोक रोक के पानी पी पी के समझो। देखो यहाँ पूछा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, केसी पूछ रहा है
फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसका पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बाबू, आप लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम सिखाए थे लिखने के लिए, नहीं जानते हो तो लिखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यहाँ पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो देखो अगर हम लोग केसी लिखेंगे इसका, तो क्या करते हैं, दूसरा बात ये भी बोले थे कि प्योर लिक्विड और अगर आपका प्योर सॉलिड है तो इसका जो होता है कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास भैया, अगर आपके पास गैस है, क्या है, गैस है, या फिर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसको लिखा जाता है, ठीक है। काफी सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि सर लिक्विड और एक्वस तो सेम चीज है, लिक्विड और एक्वस तो सेम चीज है। बाबू एक सेम चीज नहीं है। लिक्विड जो होता है ना, वो लिक्विड क्या होता है, प्योर स्टेट होता है, पानी का प्योर स्टेट। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, जब इसमें हम कोई पदार्थ को ऐड कर देते हैं, कोई पदार्थ को घुला देते हैं, जब ये सॉल्यूशन बन जाता है तब एक्वस कहते हैं। बात समझा? तो लिक्विड और एक्वस में कंफ्यूज नहीं होना। लिक्विड प्योर अवस्था होता है, प्योर अवस्था, और एक्वस जो होता है ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लिख रहे हैं केसी। अगर हम लोग केसी लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है, देखो यहाँ ये वाला है, तो प्रोडक्ट में लिखेंगे, यहाँ पर मेरा क्या है, प्रोडक्ट में है आपका CH3, COCH3, ठीक है, COCH3, और ये आपका गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस ला लिखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा गैसियस फॉर्म में। और बटे में क्या लिखते हैं हम लोग, ये वाला रिएक्टेंट का। अब देखो अभी बोले कि रिएक्टेंट का जब रहता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ लिक्विड लिखा है, अगर एक्वस लिखा रहता है लिख लेते हैं, यहाँ लिक्विड लिखा है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्ट जो है आप कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी बताएं कि सॉलिड और लिक्विड का नहीं लिखा जाता है। तो फाइनली जो मेरा आंसर हो गया केसी बराबर निकल गया ये वाला लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, ये गैस के फॉर्म में। तो कहाँ है, देख लो आंसर कहाँ है, CH3 और गैस, देखो बी नंबर। देखो यहाँ बीच में गैस भी लिख लेना चाहते हो तो लिख लेना, ये गैसियस फॉर्म में था, है ना, यहाँ गैसियस फॉर्म में था, तो यहाँ बीच में गैसियस लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो फिर से पूछ दिया है, फिर से पूछा बाबू, ध्यान दो, पूछा है फॉर या रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो ए और बी मिलने से सी और डी बनता है, और बाद में फिर सी और डी मिलके ए और बी बना लेता है। बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू, इसका पूछ दिया आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बाबू जो लिखने नहीं जानते हो ना, ध्यान से देखो इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि ए प्लस बी है, ठीक है, और ये बी बनता है पहले सी और डी बनता है, और ये दोनों कंबाइन होके बन जाता है फिर तो ए और बी। अभी बोले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी आपको लिखना है तो लिखना कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड कर देना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से, किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आप जब लिखोगे प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में आपका क्या है, प्रोडक्ट देखो जो तिरवा के राइट साइड, आपको जब रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड वाला को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब मेरा राइट साइड में प्रोडक्ट क्या है, देख लो, प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, सी और डी को। तो लिखेंगे पहले ऊपर में लिखेंगे सी और डी का कंसंट्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। उसके बाद लिखते हैं रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट ए और बी है तो हो जाएगा रिएक्टेंट का ए और बी, ये हो जाएगा। तो देख लो इस तरह से आंसर कहाँ है, इस तरह से आंसर कहाँ है, ऊपर में सी डी, ऊपर में सी डी, देखो बी नंबर में। आपका ये आंसर हो गया। एक और लिखने के लिए सिखाते हैं, सपोज दैट ये जो लिखा हुआ है उसके बाद अगर आपका लिखा रहता है यही है, और यहाँ कोई स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है, इसके आगे एक ए लिखल रहता, अगर आगे बी लिखल रहता, इसके आगे सी और इसके आगे डी लिखल रहता, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा ना तो उसको पावर बना देना, क्या बना देना, पावर। देखो सी से सी मल्टीप्लाई है तो इसका आंसर सी का सी इस तरह बना देना, डी से डी के साथ है तो यहाँ डी के साथ बना देना, डी डी डी। देखो ए के क्या है, एक का स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है ए, तो इसका मुड़िया पर ए लगा देंगे, बी के बी तो अगर मुड़िया में बी लगा देंगे, ठीक है। अगर स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला रहा तो इस तरह से हल कर लेना, नहीं रहा तो प्लेन, जिस तरह सिखाएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बाबू, यहाँ पूछा है, मतलब पूछा है
कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, अभी बता कहाँ थे वो चैट में कि न्यूट्रल सॉल्यूशन कितना होता है जब पीएच का मान 7 होता है। तो देखो आंसर आपका ये हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पूछा है कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि जो 10 का पावर 7 होगा, 10 का पावर 7 मोलर कंसंट्रेशन है, जब इसको हल करोगे तो 10 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका ये होता है जब 10 के पावर 7 H2O, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, द फार्मूला ऑफ कंजुगेट एसिड स्पीसीज, ये देखो ये आयन दिया है, ये बोल रहा है किसका, कंजुगेट एसिड का है, ठीक है। द फार्मूला ऑफ कंजुगेट एसिड ऑफ ये किसका होगा। तो देखो ये अभी यहाँ देखो फिर से आप कीप इन माइंड, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, परीक्षा में छोड़ के मत आना। देखो जब कोई कंजुगेट बेस H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो उसको कंजुगेट एसिड कहते हैं। तो देखो सबसे पहले अभी सिखाए थे कि जब H प्लस को डोनेट करता है तो जो बनता है, अभी सिखाए कहा थे कि जो डोनेट करता है उसके बाद बनता है उसको बेस बोलते हैं। तो इसको क्या पूछा है कि एसिड, इसका एसिड क्या होगा। तो एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H प्लस को जोड़ देंगे, और जब इसमें हम लोग H प्लस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCOOH। तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देखो द फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ HF, HF का कंजुगेट बेस पूछ रहा है। अभी आपको सिखा का है बाबू कि HF है, HF से तुम क्या करो, H को निकाल दो, H को निकाल दो, H प्लस को निकाल दो, क्या बचेगा F माइनस, जो बचता है उसी को बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, F माइनस बी। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, और इसको बार बार बाबू प्रैक्टिस कर लेना। ये सब क्वेश्चन जो है परीक्षा में दौड़ दौड़ के आता है, ठीक ना। चलो अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखो, पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये पूछ रहा है कि इसमें जो लिखा हुआ है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, HCl, HClO2, HClO3, HClO4। बाबू देखो पहले समझो, कंसेप्ट को समझो, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं, नोट कर लेना। देखो 4 ऑक्सी एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो देखो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का अगर ऑक्सो एसिड है और उसके पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सी एसिड में जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा, ठीक है। देखो होता क्या समझो, जब ज्यादा ऑक्सीजन आइटम होता है तो माइनस आई इफेक्ट उसमें ज्यादा लगता है, ज्यादा ऑक्सीजन देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पूरा एकदम खींच रहा है, पूरा अपन तरफ खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो क्या होगा कि जल्दी यहाँ से H प्लस भागना चाहेगा, और जहां से जल्दी H प्लस निकलता है उसको अच्छा एसिड माना गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि HClO4 जब बनेगा एसिड, जब ये बनेगा तो इसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रिजोनेंस, ठीक है, रिजोनेंस के कारण। तो सबसे ज्यादा जो अभी आपको सिखा दिए कि ऑक्सो एसिड का अगर निकालना है स्ट्रॉन्गेस्ट तो जिसके पास ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास है देख लो, HClO4 में। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो अगर यहाँ देखोगे तो इसका ऑर्डर भी लिख दिए कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो HClO4 होगा, उसके बाद HClO3 होगा, उसके बाद HClO2 होगा, उसके बाद HCl होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग पीएच वैल्यू बेसिक सॉल्यूशन, हाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ पीएच गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। अभी आपको बोले थे कि बेसिक सॉल्यूशन कब देगा, बेसिक सॉल्यूशन कब देगा, अभी आपको समझाएं कि वो इंचवा अपना दिमाग में रखना कि भैया ये इंचवा को दिमाग में रखना। अभी बोले थे कि यहाँ 7 पर जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 पर क्या होता है न्यूट्रल, और 7 से इधर बढ़ते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो देख लो 7 से ज्यादा वैल्यू कहाँ है, बेसिक पूछा है 7 से वैल्यू ज्यादा क्या है, 7 से देखो 7 से बड़ा बड़ा क्या 12 होता है, आपका 12 आंसर हो जाएगा 12। अगर एसिडिक पूछा रहता तो 7 से कम देखते। चलो क्वेश्चन नंबर 23, द स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन बनेगा। अभी हम लोग जान गए हैं कि कंजुगेट बेस कैसे बनता है, जब एसिड से H प्लस निकाल देते हैं तो कंजुगेट बेस बनता है। तो सबसे देखो H प्लस निकाल लिया गया है, H प्लस निकाल लिया गया है, तो H प्लस निकालने के लिए कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। तो देखो बाबू इस बात को दिमाग रखना, कंसेप्ट को कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखना कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस सबसे कमजोर होता है। जो सबसे ज्यादा एसिड है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उसका कंजुगेट बेस सबसे वीक होता है, और जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम लोग को क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है।
क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो मतलब देखना पड़ेगा, अगर कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि एसिड कौन कमजोर है, एसिड कौन वीक है। तो देखो ये कहां से NO3 कहां से आया था? NO3 माइनस कहां से आया होगा? NO3 माइनस HNO3 से आया होगा, ठीक है। ये Cl माइनस कहां से आया है? HCl से आया होगा। ये SO4 कहां से आया होगा? H2SO4 से आया होगा। और इससे क्या होगा? इससे होगा CH3COOH। देखो सबसे कमजोर एसिड कौन है? सबसे कमजोर एसिड जो है वो है आपका एसिटिक एसिड। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा इस एसिड का होगा, मतलब ये होगा D1, क्योंकि ये सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या हो जाता है? वीक बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा है क्या? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए वीक एसिड लेना पड़ेगा। वीक एसिड कौन था? यही। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यहाँ पूछा है एसिडिटी ऑफ BF3, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। पूछ रहा है कि एसिडिटी BF3 का किसके अनुसार से एक्सप्लेन कर सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट। देखो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इससे तो नहीं होगा भैया। ब्रोंस्टेड लॉवरी, इससे भी नहीं होगा। तो किससे होगा? लेविस थ्योरी से होगा। किससे होगा? लेविस थ्योरी से, ठीक है। क्यों होगा देख लो, कीप इन माइंड। देखो BF3 जो होता है, BF3 डज नॉट डोनेट H+। BF3 जो होता है H+ को डोनेट नहीं कर सकता है। आपको बताए थे कि जो भैया BF3 होता है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। बोरॉन जो है 3-3 को फ्लोरीन से चिपकल है, 3-3 को फ्लोरीन को गर्लफ्रेंड बनाया है। 3-3 को फ्लोरीन अगर गर्लफ्रेंड है, 3-3 आदमी से ये बॉन्ड बना लिया है। 3-3 आदमी से जब ये बॉन्ड बेटा बनाया है, लेकिन अभियो का दिल के कमरा खाली है। अभियो ये जो बोरॉन है अभियो सोच रहा है कि यार मेरा दिल के कमरा p ऑर्बिटल में कोई आके भर जाता ना तो बड़ा मजा आता, ठीक है। तो ये H+ कोई डोनेट नहीं कर सकता है। ये लोन पेयर को लेने वाला चीज है, ये ले चाह रहा था, दे कहां से पाएगा। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? लेविस कंसेप्ट से, ठीक है। देखो यहाँ लिखल है, इसलिए आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड, नॉट आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड। चलो अगला देखो 25 नंबर दिया है, द केमिकल इक्विलिब्रियम इज। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आप लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड, FORWARD, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना आगे जा रहा है रिएक्शन उतने पीछे आ रहा है। तो इस तरह का जो कंडीशन बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कि इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो देखो ये रिएक्शन आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, इसलिए इसको डायनेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कहां है डायनेमिक? देखो ये नंबर में, तो आंसर हो जाएगा डायनेमिक। जो आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक। देखो बाबू अगला तुरंत दे दिया है, फिर से देखो ये क्वेश्चन दिया है फिर से, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको एक रिएक्शन दिया है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पूछ लिया है। तो देखो बाबू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए बताए थे कि Kc लिखना। क्या लिखना? Kc प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो देखो प्रोडक्ट में क्या है, देखो ये है अल्युमिनियम, अल्युमिनियम में 3 गो प्लस, ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस ला लेते हैं। उसके बाद क्या है? H2 है। क्या है? H2। ये कितना है? 3/2। ओके। फिर जब हम लोग आएंगे लेफ्ट साइड में, अब रिएक्टेंट का लिखेंगे। रिएक्टेंट का कैसे लिखते हैं? सॉलिड का। देखो अल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड का नहीं लिखा जाता है। अब डायरेक्ट आएगा ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ आपका H+ आ जाएगा। H+, ये आपका एक्वस फॉर्म में है। और जितना मने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है, जितना से बैलेंसिंग रहता है, वो पावर बन जाता है। यहाँ बन जाएगा 3। तो देख लो कहाँ आंसर है? क्या आंसर है भाई? Kc अल्युमिनियम 3 प्लस एक्वस, हाइड्रोजन का 3/2, H प्लस एक्वस 3। कहाँ है भैया? देखो बी नंबर में, बी नंबर, ठीक है। तो ये बात को अब आपको बाबू हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि प्योर जो सॉलिड होता है, सॉलिड का प्योर नहीं लिखा जाता है, इसको छोड़ देना है आपको। प्योर लिक्विड रहेगा तो इसको भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्योर सॉलिड और लिक्विड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 27 में पूछा है फॉर बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? तो ज्यादा बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो सी आंसर होगा।
ये सब जरूर याद रखना, अभी सब बताए हैं। और एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन किसके लिए होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो आपका वैल्यू है -7 से वैल्यू है, इसका ज्यादा होना चाहिए पानी का, तो एसिडिक यहाँ ये हो जाएगा। ये सब बताए हुए थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। जहाँ समझाने वाला चीज है पूरा समझाएंगे, जो बताया हुआ चीज है और जो रट्टा मारने वाला वहां रट लेना बाबू। चलो देखो, पूछ दिया था फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एच का, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? अभी आपको बताएं, अभी सिखाएं कि कंजुगेट बेस कैसे बनता है, कैसे बनता है। कोई भी एसिड से H प्लस को निकाल दो, उसके बाद जो बचता है उसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ दे दिया है CH3COOH एसिटिक एसिड, इससे निकाल दो, इससे तुम निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? H प्लस निकाल दिए तो क्या बचा? CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। तो कहाँ आंसर देख लो, CH3COO माइनस, देखो बी नंबर में। चलो अगला क्वेश्चन, अगला पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। यहाँ ये एक रिएक्शन दे दिया है ये वाला, और इसका पूछ दिया है आप लोगों को क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी लिखने के लिए बताएं कि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लोगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं। प्रोडक्ट के साइड में क्या है देखो, ये वाला है, तो यहाँ बन जाएगा H3O प्लस एक्वस का लिखते हैं तो यहाँ एक्वस आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये भी है, तो यहाँ हो जाएगा PO4 में -3 चार्ज एक्वस, ये आ गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट का, और रिएक्टेंट में जो है हम लोग लिक्विड का नहीं लिखते हैं, H2O को छोड़ देंगे। अब बचा क्या, ये वाला है, तो यहाँ बच गया HPO4 में -2 चार्ज एक्वस, तो ये बन गया। देख लो कहाँ पर आंसर है, KCH3O प्लस एक्वस PO3 माइनस एक्वस H3 माइनस PO2 एक्वस, देखो ए नंबर, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। लिखने के लिए सब सीख लो, एक क्वेश्चन पक्का आता है परीक्षा में। देखो 31 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। इसमें से पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन ब्रोंस्टेड बेस, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस कौन होगा इसमें से जो लिखा हुआ है। देखो बाबू कंसेप्ट पहले समझो, कंसेप्ट समझो, देखो यहाँ लिख दिए ताकि तुम फंसो नहीं। ये ClO, HClO इज द वीकेस्ट एसिड। अभी बोले कि ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन का मात्रा जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो देखो HClO सबसे वीक एसिड है, HClO2, HClO3, HClO4 के साथ, सो इट्स कंजुगेट बेस ClO इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसलिए क्या होगा, जो वीक एसिड रहता है उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है, वीक एसिड। तो देखो ये सब जो लिया गया है HClO कहां से लिया गया, HClO से लिया गया। ये कहां से लिया गया, HClO2 से लिया गया। ये कहां से आया था, HClO3 से आया। ये कहां से आया, HClO4 से आया। तो क्या बोले कि जो सबसे वीक एसिड रहेगा, तो सबसे वीक एसिड ये है, तो जो सबसे वीक एसिड रहेगा उसका कंजुगेट बेस क्या बनता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट यही बनेगा आपका, ये बोला ClO माइनस। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नॉट या लेविस एसिड। इसमें से लेविस एसिड कौन है, इसमें से लेविस एसिड नो कौन नहीं है। तो लेविस एसिड कौन नहीं है, देखो भैया BF F F, इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, अल्युमिनियम AlCl3Cl, इसके पास भी p ऑर्बिटल खाली है, BeCl2 BeCl, इसके पास भी खाली है, और SnCl4 SnCl के पास भी खाली, ये भी ले सकता है। भैया इसमें जितना लिखा हुआ है ना, ये बात को समझो, इसमें जितना लिखा हुआ है सब एसिड है आपका, सब ये आपका लेविस एसिड है। पूछा था कि कौन नहीं होगा, इसमें जितना है ना सब को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ जो डी है, जहाँ ना यहाँ डी आंसर है, यहाँ डी आंसर, यहाँ ऑप्शन एक रहना चाहिए था, नन ऑफ दिस, क्या रहना चाहिए था, नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज रहता तो हम लोग सही मार देते नन ऑफ दीज में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें सब तो लेविस एसिड है, पूछा है कौन नहीं है तो सब है, इसलिए क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज यहाँ रहता तो इसमें टिक मारते हैं, ठीक है, नन ऑफ दीज में टिक मारते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से जो है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, डी के जगह में आपका ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ दीज, क्योंकि सब चारों जो है लेविस एसिड। देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, फॉर द रिएक्शन दे दिया एक
2SO2 रिएक्शन है, O2 के साथ मिलके बना के 2SO3 बना रहा है, तो इसमें Kp Kc का वैल्यू पूछ दिया है, ठीक है। Kp का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर, और Kc का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट मोलर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर इसमें निकालोगे तो डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन निकालने के लिए सिखाए थे कि मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इसको करते हैं। अब देखो मोल कितना है, देखो मोल ऑफ प्रोडक्ट में कितना मोल लिया गया है, 2, तो यहाँ 2 रख दिए माइनस, अब इसमें रिएक्टेंट में कितना है 2 और 1, तो 2 और 1 3 मिला दिए। जब इसको जोड़ घटाव करोगे तो इसका देखो लेस देन जीरो वैल्यू आ गया है, इसीलिए इसमें क्या होगा कि Kc का वैल्यू ज्यादा होगा Kp से, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट दिए थे, पढ़ाए थे। अगला देखो 34 नंबर पूछा, फॉर ईयर रिएक्शन, एक दे दिया अमोनिया है, 2 मोल अमोनिया, ये टूटा है, अमोनिया से बन रहा है N2 और 3 टाइम H2O, रिलेशन बिटवीन Kp और Kc के बीच में रिलेशन आपको बताना है कि क्या होगा। देखो बाबू अभी बताएं कि प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को घटा देना, प्रोडक्ट का जितना मोल लिया है उसमें देखो, तो प्रोडक्ट के साइड में कितना है, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है, 1 है और 3 यहाँ है, तो टोटल 1 + 3 माइनस रिएक्टेंट में कितना है 2, तो 2 लगा दिए यहाँ। जब इसको जोड़ घटाव करोगे 3 + 1 4 और 2 में 2 घटा दिए, हो गया। अब देखो डेल्टा एन का वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ Kp का वैल्यू ज्यादा होगा Kc से, तो आंसर कहाँ है भैया, बी नंबर, ठीक है। तो आपको सारा क्वेश्चन को नोट करना है बाबू, सारे क्वेश्चन को नोट करना है और ये सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, और एक ही वीडियो को 2-3 बार देखना है, ताकि पूरा नस में सब क्वेश्चन आपका बैठ जाए, ताकि एग्जाम में फाड़ सको तुम। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ली चैटर्जियल, बोल रहा है कि ली चैटर्जियल प्रिंसिपल के अनुसार द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ, किसके थ्रू से इसको कंट्रोल्ड नहीं किया जाता है, प्रेशर, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाबू याद रखना कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट ओनली चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो कैटलिस्ट होता है वो ओनली चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन इसमें जो है इक्विलिब्रियम को कभी भी नॉट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के पोजीशन को कभी ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पूछा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ली द यील्ड ऑफ द कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट की सहायता से, तो कैटलिस्ट की सहायता से हम लोग नहीं कुछ कर सकते। देखो 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द वीकेस्ट बेस, कौन वीकेस्ट बेस होगा। तो देखो सबसे पहले बताए थे भैया कि जो NaOH जो है, NaOH हो गया, KOH हो गया, मतलब ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 का जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये पानी में डालने के बाद कंप्लीटली आयन में ब्रेकअप हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, आयन में टूट जाता है। जैसे Na टूटेगा, ये कंप्लीटली Na+ और OH- में टूटेगा, ये K+ OH- में कंप्लीटली टूटेगा, ये टूटेगा Ca में 2+ 2 OH- में कंप्लीटली टूटेगा। तो ये जो कंप्लीटली टूट जाता है, तो ये सब को हम लोग, ये सब क्या होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। हम लोग को क्या पूछा है, वीक बेस जो पानी में पार्शियली टूटेगा, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को, ये वीक बेस है, पानी में डालने के बाद ये पार्शियली होता है हाइड्रो ब्रेकअप इसका। चलो 37 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग लास्ट हैं, ठीक है, बस लास्ट आ चुके हैं बाबू, पेशेंस रखो 2-4 मिनट। देखो यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 37 में, द फ्लोइंग कंजुगेट एसिड ऑफ द स्पीसीज, किसका स्पीसीज होगा, एसिड पूछा है, तो एसिड किसका होगा NH4+, ये कंजुगेट एसिड और बेस का बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं, कंजुगेट एसिड पूछा है। तो ये बेस में देखो अभी सिखाए थे, एक बार और सुन लो गौर से, अभी बोले थे कि भैया आपके पास एसिड है और एसिड से H+ निकालते हो, उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो हम लोग को क्या पूछा है, कंजुगेट एसिड, तो इसमें किस में डालेंगे, तो NH4 में, NH4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, फॉर या रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का जो है डबल कर दें, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का डबल कर दें, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, देखो बाबू क्या होगा, आल्सो बी डबल्ड, ये डबल हो जाएगा,
या फिर रिमेन द सेम, या तो बी हाल्फ आधा हो जाएगा, या तो बिकम वन फोर्थ एक चौथाई भाग हो जाएगा। तो ये याद रखना, कीप इन माइंड, ये बात को याद रखना कि ओनली चेंज इन टेम्परेचर, खाली टेम्परेचर में चेंज करने से चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है टेम्परेचर में चेंज करने से ही चेंज होता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओ घटाओगे तब जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कुछ चेंज आएगा। कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रेशर को बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओनली फॉर किस पर ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर का। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बढ़ा रहा है, फॉर या रिवर्सिबल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका रिएक्शन होगा रिमेन द सेम, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है एकदम सेम रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, पूछा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लेविस एसिड, लेविस एसिड कौन होगा, जिसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट करेगा, BF3, क्या बार बताएं। चलो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर पूछा है द फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ स्पीशीज, आपको दे दिया है एक फार्मूला H2SO4, इसका कंजुगेट बेस पूछ रहा है। तो अभी आप क्या बार इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं कि भैया सबसे पहले H2SO4 दिया है, इसका पूछा कंजुगेट बेस, तो इससे H प्लस निकाल दो, जब H प्लस यहाँ से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, HSO4 माइनस, तो यही आपका कंजुगेट बेस बनेगा, तो HSO4 माइनस का ये हो जाएगा आंसर। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो चलो तो देखो मुन्ना और मुन्नी, मतलब मेरे डियर प्यारे बच्चे, मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे होनहार फ्यूचर देश के डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट लोग, बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर और एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बाबू यही कहना चाहेंगे कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, ठीक है। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम में को गम मत समझो, और अगर कामयाब होना चाहते हो जीवन में तो खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और बाबू अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्ती कर लो, इसमें पूरा 11-12 का केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, और अपना स्कूल ग्रुप में ट्यूशन ग्रुप में भी थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को भेज दोगे ग्रुप में, कोई बच्चा सीखेगा पढ़ेगा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जीवन भर आपका नाम लेगा, आपको दुआ मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा, और आप अपने लाइफ में उन्नति प्रगति के रास्ता पर पहुंचोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।